हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर से भी पहले स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया इंस्टाग्राम पर टिप्पणी करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूला। एपिसोड 41 जस्ट वेट एंड वॉच। डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। कहनी अब तक ऋषभ उसके बोलों को सहलाते हुए बोला, तुम हमेशा डेविड के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? कोई बात है जिस वजह से तुम ऐसा करती हो? अवनी ऋषभ का सवाल सुन चुप हो गई, फिर थोड़ी देर में बोली, मुझे उसके काम अच्छे नहीं लगते इसलिए, और अब मैं आपके कोई सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ऋषभ को अवनी की आंखों में कुछ और ही दिख रहा था, पर उसने इस वक्त कुछ ना बोलना ही सही समझा। अब आगे तभी ऋषभ का फोन दोबारा बजा। ऋषभ को लगा इस बार फिर विवान ही होगा। उसने बिना नाम देखे ही फोन उठा लिया और बोला, हाँ बोल, क्या हुआ अब? उधर गीता जी, ऋषभ की मोम का फोन आया। थोड़ा गुस्से से बोली, कौन अपनी माँ से ऐसे बात करता है? ऋषभ अपनी माँ की आवाज सुन उठकर बैठ गया और एक बार फोन पर देखा जहां माँ नाम फ्लैश हो रहा था, फिर वापस कान पर लगाकर बोला, सॉरी मोम, मुझे लगा विवान है इसलिए ऐसे बोल दिया। उधर से गीता जी बोली, अच्छा तो तुम अपने दोस्तों से ऐसे बात करते हो? ऋषभ अपनी सफाई देते हुए बोला, नहीं नहीं मोम, सबसे नहीं, बस विवान से। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, इसलिए सिर्फ उससे बात करता हूँ। फिर बात पालटते हुए बोला, अपने मुझे शुभ शुभ फोन क्यों किया? कुछ काम था क्या? गीता जी अपने सर पर मरते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तुझे इसलिए कॉल किया है कि कल तेरी बहन को देखने लड़की वाले आ रहे हैं और तू यहाँ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या एक दिन के लिए आ जाएगा? ऋषभ बोला, मोम आप कैसी बात कर रही? मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लो आप। गीता जी खुश होते हुए बोली, मुझे पता था मेरा बेटा मुझे कभी मना नहीं करेगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कल की बहुत सारी तैयारी करनी है, और फोन काट दिया। ऋषभ ने फोन साइड में रखा और अवनी को देखा जो कुछ पूछना चाह रही है। ऋषभ बोला, पूछो, क्या पूछना है? अवनी ने एक सांस में बोली, मम्मी जी ने क्या बोला और आप मुझे कब सबसे मिला रहे हैं? मुझे सबसे मिलना है। ऋषभ ने अवनी को पहले ही सब सच बता दिया था कि उसके पापा का यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो उसने सब झूठ बोला था। ऋषभ झुका और उसके लिप्स पर हल्की सी किस करते हुए बोला, मोम ने कल मुझे दिल्ली बुलाया है और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। ऋषभ की बात सुन अवनी बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई और बोली, सच में? हाँ सच में, ऋषभ बोला। थोड़ी देर वैसे ही एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद ऋषभ उठा और अपने कपड़े पहन वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अवनी भी बेड से उठी और कोजेट रूम से एक नाइट ड्रेस निकाल पहन ली। वो अपने बालों का अभी जुड़ाहे बना रही थी कि उसका फोन बजा। अवनी ने फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखा और फोन पिक कर लिया। अवनी कुछ बोल पाती इससे पहले उधर से कोमल थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अवनी अंकल मुंबई आ रहे हैं तुझे लेने, उन्हें पता चल गया है तू यहाँ मुंबई में है। अवनी एक डेविल स्माइल के साथ बोली, आने दो, पापा को बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। अवनी की बात सुन कोमल फिक्र करते हुए बोली, अवनी तू क्या बोल रही है? अगर तू उनके हाथ लग गई न तो वो फिर तुझसे वही सब कराएंगे जिससे तू भागकर यहाँ आई थी। अवनी बोली, ओहो कोमल, कितना सोचती है तू, भूल रही है वो अब मुझे कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं अब उनकी बेटी नहीं किसी की वाइफ हूँ। अवनी की बात सुन कोमल शांत हुई क्योंकि उसे ये पता था ऋषभ अवनी को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा और ना ही उस पे कोई आँच आने देगा। कोमल बोली, तो अब आगे क्या करना है? अवनी बोली, करना क्या, जस्ट वेट एंड वॉच, अब जो करना है डेट करेंगे। इतना बोल के अवनी ने फोन काट दिया क्योंकि ऋषभ बाथरूम से बाहर आ गया था। ऋषभ अवनी के पास आया और बोला, जाओ तुम भी रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अवनी एक्साइटेड हो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ उसकी नाक खींचते हुए बोला, थोड़ा सब्र करो, जल्द ही पता चल जाएगा। अवनी ने अपने नाक ऋषभ के हाथों से छुड़ाई और उसे सहलाने लगी। फिर ऋषभ को घूर वो भी बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी हो नीचे आए। ऋषभ अवनी को सीधा कार की तरफ ले गया। दोनों कार में बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े से मॉल के बाहर खड़े थे। ऋषभ ने अपना मास्क लगा लिया और अवनी ने भी एक मास्क लगा लिया। अवनी समझ नहीं पाई ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है। वो ऋषभ को देख बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ऋषभ बोला, अंदर चल के खुद देख लो। दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर पूरा माल खाली था। पूरे माल में सिर्फ ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। अवनी ने हैरानी से पूछा, अपने पूरा माल क्यों खाली करा दिया? ऋषभ ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं है इसलिए पूरा माल ही खाली करा दिया। अवनी बोली, पता नहीं कैसे ओनर इस बात के लिए मान गया। ऋषभ थोड़ा हंसते हुए बोला,
मैं भला अपने आप को क्यों मनाने लगा? अवनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, क्या ये माल भी आपका ही है? ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया। अवनी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि यूं ही नहीं ऋषभ सबसे अमीर आदमी है। ऋषभ उसे एक लग्जरियस ज्वेलरी शॉप में ले गया और वहां खड़े सेल्स गर्ल से उसका ऑर्डर निकलने को बोला। सेल्स गर्ल दौड़ के गई और मैनेजर को बुला लाई। मैनेजर दोनों हाथ में एक एक बॉक्स लिए ऋषभ के पास आया और बोला, हेलो मिस्टर एंड मिसेज कुंद्रा, अपने आने की तकलीफ क्योंकि आप बता देते हम खुद आपके घर भिजवा देते। जवाब में ऋषभ ने एरोगेंटली बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर दोनों बॉक्स उसके हाथ से ले लिया और एक एक बॉक्स खोल अवनी को दे बोला, ये तुम्हारे लिए। अवनी ने बॉक्स के अंदर देखा तो वहां एक बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस था और दूसरे में डायमंड इयररिंग थी। अवनी दोनों देख बहुत खुश हो गई और बोली, क्या ये सच में मेरे लिए है? ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया। अवनी ने दोनों बॉक्स से ज्वेलरी निकाला और पहनकर देखने लगी। ऋषभ ने उसकी पहनने में हेल्प की। पहनकर उसने खुद को शीशे में देखा तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो शीशे में ऋषभ को देखते हुए बोली, वैसे आपको कैसे पता कि मुझे ये सब भी पसंद है? ऋषभ अवनी अपनी तरह घुमा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। और ये नेकलेस इसलिए है क्योंकि कल तुमने मुझे पूरी तरह से अपना हस्बैंड मान लिया। अवनी ऋषभ की बात सुन शर्मा गई। दोनों वहां से एक रेस्टोरेंट की तरह चल दिया। दोनों ने लंच किया और ऋषभ ऑफिस के लिए और अवनी कोमल से मिलने चली गई। कुंद्रा इंडस्ट्रीज। ऋषभ ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी विवान ने गेट नॉक किया। ऋषभ ने कमिंग बोला। विवान अंदर आया और ऋषभ के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और स्माइल करने लगा। ऋषभ ने उसे हंसता देख बोला, क्या हुए, ये बंदर की तरह दांत क्यों दिखा रहा है? उसकी बातें सुन विवान का मुंह बन गया और बोला, ऋषु तूने तो अवनी से शादी कर ली यार, अब मेरा भी कुछ सोच। एपिसोड 42 एवनी कोमल हुई गिरनेप कहानी अब तक। कुंद्रा इंडस्ट्रीज। ऋषभ ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी विवान ने गेट नॉक किया। ऋषभ ने कमिंग बोला। विवान अंदर आया और ऋषभ के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और स्माइल करने लगा। ऋषभ ने उसे हंसता देख बोला, क्या हुए, ये बंदर की तरह दांत क्यों दिखा रहा है? उसकी बातें सुन विवान का मुंह बन गया और बोला, ऋषु तूने तो अवनी से शादी कर ली यार, अब मेरा भी कुछ सोच। अब आगे। ऋषभ विवान की बात सुन अपनी एक आईब्रो उठा बोला, तेरे बारे में क्या सोचूं, जा तू भी कोमल से शादी कर ले। विवान चिढ़ते हुए बोला, ऋषु कोमल अवनी की तरह नहीं है, अगर मना कर दिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ऋषभ विवान की बात सुन बोला, देख जो भी हो अभी से ये सोच के क्यों बैठा है कि वो मना है करेगी, क्या पता हाँ ही बोल दे। विवान थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ ऋषु तू शायद सही बोल रहा है, मुझे एक बार रिस्क लेना चाहिए और उससे पूछ ही लेना चाहिए। ऋषभ बोला, ये हुई ना बात। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, डेविड की क्या खबर है? विवान भी सीरियस हो बोला, डेविड मुंबई आ चुका है और अवनी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। फिर कुछ याद आते बोला, अवनी कहाँ है? वो तो तेरे साथ थी ना। वो कोमल के घर गई है कुछ काम से। ऋषभ बोला। विवान बोला, तू उसे अकेले कैसे भेज सकता है? तुझे पता है न डेविड के आदमी हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। ऋषभ उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जा, मेरे बॉडीगार्ड सीक्रेटली उसके साथ है, वो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। विवान उसकी बात सुन शांत हुआ कि तभी ऋषभ का फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने नाम देखा और फट से फोन पिक कर लिया। उधर से आधमरी सी डरी हुए आवाज आए, बॉस मैम को डेविड के आदमियों ने किडनैप कर लिया। ऋषभ इतना सुन गुस्से से बोला, बेवकूफो तुम लोग क्या कर रहे थे? वो आदमी और डर गया फिर भी हिम्मत कर बोला, बॉस डेविड के आदमियों ने हम पर अचानक से हमला कर दिया था जिससे मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं और मुझे भी वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं भी नहीं बचूंगा। ऋषभ बॉडीगार्ड की बात सुन शांत लहजे में बोला, 10 मिनट में तुम्हारे पास मेडिकल टीम आ जाएगी, तब तक जिंदा रहो। और ऋषभ ने फोन काट दिया। विवान जो ऋषभ को गुस्से में देख समझ गया था कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो बोला, ऋषु क्या हुआ? ऋषभ उसे देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, डेविड ने अवनी और कोमल को किडनैप कर लिया है। विवान ऋषभ की बात सुन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे हो गया? तेरे बॉडीगार्ड थे न उनके साथ? ऋषभ बोला, हाँ थे, पर डेविड के अदमियों के अचानक हमले से वो लोग संभल नहीं पाए और सभी मारे गए। तू एक काम कर, जल्दी से अपनी मेडिकल टीम को उनके लोकेशन पे भेज, वहां एक इंसान जिंदा है। विवान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज कर दिया। फिर ऋषभ को देख बोला, अब क्या करना है? ऋषभ विवान को देख बोला, करना क्या है, अवनी और कोमल को डेविड के चांगुल से छुड़ाना है। विवान थोड़ा सोचते हुए बोला, पर उनकी लोकेशन ढूंढने में हमें टाइम लग जाएगा। ऋषभ बोला, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। विवान बोला, कैसे? ऋषभ ने अपने फोन में एक ऐप खोला और विवान को दिखाया। उसमें लोकेशन अंधेरी के किसी सुनसान इलाके की थी।
विवान वापस उसे देख बोला, तुझे कैसे पता ये उसी की लोकेशन है? ऋषभ बोला, क्योंकि मैंने अवनी जो मंगलसूत्र पहनाया था वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो मैंने स्पेशली अवनी के प्रोटेक्शन के लिए बनवाया था। विवान ने हम बोला, फिर पूछा तो चले फिर। ऋषभ बोला, स्कॉट टीम को लोकेशन भेज दो और बोल दो जब तक हम नहीं आ जाते कोई अंदर नहीं जाएगा। विवान ने किसी को फोन किया और ऋषभ के साथ चल दिया। सुनसान खंडर विला में अवनी बेहोश एक चेयर पर बंधी हुई था और उसके बगल में कोमल भी एक चेयर पर बंधी हुई थी। तभी अवनी को हल्का हल्का होश आया। उसने अपनी आंखें जैसे ही खोली तो वो पहले तो अपने आप को अनजान जगह देख डर गई, फिर याद आया कि उसे तो उसके डेट के आदमियों ने किडनैप किया है। वो आराम से बैठ गई और एक जोरदार लात मार के कोमल को उठाया लगी। लातपन से कोमल को भी होश आया। कोमल ने भी जब आंखें खोली तो डर गई, पर उसे भी सब याद आते ही शांत हुई और अवनी को देख बोली, बोल कर भी उठा सकती थी, इतनी जोर जोर से लात मारने की क्या जरूरत थी, आउच लग गई। अवनी उसे चिढ़ाते हुए बोली, तू सोई नहीं थी जो बुलाकर उठाओ, बेहोश थी। कोमल बोली, हाँ तो क्या हुआ, तू बुलाकर तो देखती मैं उठ जाती। अवनी उसे घूरते हुए बोली, तू बड़ी जल्दी पिछली बार का भूल गई। अवनी की बात सुन कोमल को याद आया पिछली बार क्या हुआ था। फ्लैशबैक। कोमल को उनके दुश्मनों ने किडनैप कर एक कमरे में रखा था। अवनी जब उसके पास पहुंची थी तब वो बेहोश थी। अवनी ने उसे उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि जूता भी सुंघाया, पर कोमल को होश नहीं आया था और हार मान अवनी को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। फ्लैशबैक एंड। कोमल अवनी को देख दांत दिखा बोली, वो तो एक बार हुआ था, हर बार थोड़ी ना होगा। वो लोग अभी बात है कर रहे थे कि किसी ने गेट खोला। गेट खुलते ही कई सारे लोग अंदर आए और अवनी को कोमल को घेर कर खड़े हो गए। अवनी तो एकदम शांत थी, वही कोमल को डर लग रहा था। तभी एक 50 साल का बूढ़ा अंदर आया और अवनी के सामने एक चेयर रख बैठ गया और अवनी को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, पर आंखों में अपनी बेटी देखने की अलग ही खुशी। वही हाल अवनी का भी था, चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर अपने डेट को 3 साल बाद देखकर उसकी आंखें नम हो गई। डेविड ने बड़े प्यार से अवनी का नाम पुकारा, अवनी। अवनी जिसकी आंखें नम थी, अपना नाम सुन उसके आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। भले अवनी अब अपने डेट से कितनी भी नफरत करती हो, पर पहले वो उनसे प्यार भी सबसे ज्यादा करती थी, जब तक उसे ये नहीं पता चला कि उसके डेट क्या काम करते हैं। डेविड उसे रोता देख उसके आंसू पूछे और बोला, बेटा कहाँ चली गई थी तुम, तुम्हें कितना नहीं ढूंढा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना ये 3 साल काटना कितना मुश्किल था। डेविड का छूना अवनी को पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह एक साइड कर लिया और चिल्लाते हुए बोली, अब क्या चाहते हैं आप, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? आपको तो बस मुझे यूज करना था, वो अपने किया भी, वो भी बहुत अच्छे से। अवनी की बात सुन डेविड को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, अवनी क्या बोल रही हो तुम? मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? अवनी डेविड की बात सुन हंसते हुए बोली, अच्छा दिखावा कर लेते हो डेट, पर अब मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। अपने मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो मैं काबक करने का सोच भी नहीं सकती। डेविड गुस्से में बोला, मैं तुम्हें कोई झांसा देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं और हम आज ही यूएसए चले गए। मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। अवनी एक तंज हंसी हंसते हुए बोली, ओह अच्छा तो ये बात है, मेरी शादी करनी है आपको, तभी मुझे खुद लेने आए हो? पक्का इस शादी से भी आपको कोई फायदा हो रहा होगा? फिर थोड़ा रुक बोली, वैसे मैंने आपके प्लेन पर पहले ही पानी फेर दिया। डेविड अवनी की बातों से गुस्सा तो था पर कुछ नहीं बोला, बट लास्ट वाली बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोला, तुमने मेरे कौन से प्लेन पर पानी फेर दिया? अवनी बोली, मैंने शादी कर ली है। ये बात सुन डेविड तो हक्का बक्का हे रह गया। उसने अवनी को ध्यान से देखा तो उसकी मांग में सिंदूर था और गले में आर के नाम का पेंडेंट। डेविड का ध्यान अवनी के सिंदूर और पेंडेंट पर पहले इसलिए नहीं गया क्योंकि अवनी थोड़ी अंधेरी जगह पर थी। फिर डेविड गुस्से से बोला, कौन है तुम्हारा पति? किसकी इतनी हिम्मत जो बिना मेरी मंजूरी के तुमसे शादी कर ले? तभी एपिसोड 43 मिस्टर डेविड अवनी के डेड है कहनी अब तक। ये बात सुन डेविड तो हक्का बक्का हे रह गया। उसने अवनी को ध्यान से देखा तो उसकी मांग में सिंदूर था और गले में आर के नाम का पेंडेंट। डेविड का ध्यान अवनी के सिंदूर और पेंडेंट पर पहले इसलिए नहीं गया क्योंकि अवनी थोड़ी अंधेरी जगह पर थी। फिर डेविड गुस्से से बोला, कौन है तुम्हारा पति? किसकी इतनी हिम्मत जो बिना मेरी मंजूरी के तुमसे शादी कर ले? अब आगे। तभी उस रूम का गेट जोरदार आवाज के साथ टूटा। ऋषभ और विवान अंदर आए। डेविड के आदमी उन पे गोली ही चलाने वाले थे कि डेविड ने उन्हें रोक दिया क्योंकि डेविड ने आरके को देख लिया था। ऋषभ सीधा डेविड के सामने आके खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। डेविड भी उसकी आंखों को देखा। डेविड को उसकी आंखें देखकर डर लाने लग रहा था क्योंकि ऋषभ की आंखों में बेहिसाब गुस्सा दिख रहा था। डेविड को हल्का हल्का पसीना आने लगा। अवनी उसे डरा देख एक डेविल साथ बोली, मिस्टर डेविड मिल लीजिए मेरे हस्बैंड से।
अवनी की बात सुन डेविड की आंखें बाहर आने को थी। वो कभी ऋषभ को देखता तो कभी अवनी को। अवनी उसे हैरान देख डेविड स्माइल कर रही थी। तभी ऋषभ की डरवानी आवाज आए, मिस्टर डेविड, अपने जो भी अब तक किया मैं उसे भूल जाऊंगा, बस मेरी वाइफ को छोड़ दो वरना। इतना बोलकर वो चुप हो गया। डेविड को डर तो लग रहा था, फिर भी वो हिम्मत कर बोला, अगर मैं छोड़ दूं तो। ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तो उसके जिम्मेदार आप होगे। तभी बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आई और एक ही मिनट में डेविड के 200 से भी ज्यादा आदमी जमीन पर थे। डेविड को तो कुछ समझ ही नहीं आया अभी 1 मिनट पहले क्या हुआ। ऋषभ उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, मिस्टर डेविड, ये बस ट्रेलर है। अगर अपनी जान और बिजनेस प्यारा है तो मेरी वाइफ को छोड़ दो वरना कल तक आपका और आपके बिजनेस का नमो निशान नहीं होगा। डेविड ऋषभ की धमकी सुन अंदर तक कांप गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ इतना पावरफुल होगा। उसने आज तक बस उसका नाम सुना था और उसके कारनामों के किस्से, पर आज उसके इतने सारे आदमियों को सिर्फ 1 मिनट में ढेर होता देख वो समझ गया ऋषभ उसकी सोच से ज्यादा पावरफुल है। डेविड को तभी कुछ याद आया और ऋषभ की तरफ देख एक डेविल स्माइल दिया। ऋषभ उसे हंसता देख बड़ा हैरान हुआ। वो अपने दोनों हाथ जेब में डाल बोला, मिस्टर डेविड, आप हंस क्यों रहे हैं? डेविड बोला, अरे दामाद जी, आप अपने ससुर को जान से मारने की धमकी दे रहे हो। आप ले जा सकते हो अपनी बीवी को। ऋषभ डेविड की बात सुन खुद हैरान हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? डेविड एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ओहो दामाद जी, आप अपनी बीवी से ही क्यों नहीं पूछ लेते? ऋषभ ने अवनी की तरफ देखा जो अपना मुंह नीचे कर बैठी थी। ऋषभ उसे देख समझ गया कि डेविड सही बोल रहा है। फिर उसने डेविड की आंखों में देख बोला, मिस्टर डेविड, मैं आपको बाद में देखता हूं। फिर वो अवनी के पास गया और उसके हाथ पैर खोल दिए। खुलते ही अवनी ऋषभ से गले से लगा लिया। ऋषभ ने भी उसे गले से लगा लिया। फिर उसे गोद में उठा बाहर जाने लगा। जाते जाते उसने विवान को एक इशारा कर दिया। विवान इशारा समझ डेविड के पास आया और बोला, मिस्टर डेविड, आर के आपसे मिलके बात करेगा, तब तक आप चुपचाप रहेंगे। फिर वो कोमल के पास गया और उसे खोलने लगा। जैसे ही रस्सी खुली कोमल ने उसका कॉलर पकड़ बोली, इतनी देर से खड़े खड़े क्या देख रहे थे? मेरा हाथ नहीं खोल सकते थे? और विवान को एक साइड झटक कर उठी और जाने लगी। विवान को तो समझ ही नहीं आ रहा था इसे अब क्या हो गया। वो भी वहां से उठा और बाहर जाने लगा। उनके जाने के बाद डेविड वापस से चेयर पर बैठा और एक सिगार जला बड़े बड़े कस लेने लगा। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अवनी, कोमल, ऋषभ, विवान चोरों बाहर आए और ऋषभ की बेंटले में बैठ गए। कोमल विवान आगे और ऋषभ अवनी पीछे। अवनी ऋषभ से अपनी नजरें चुरा रही थी। वही ऋषभ उसे ऐसा करता देख गुस्से से बोला, थोड़ा मुझे भी कुछ समझाओगी? क्या चल रहा है? अवनी को अब ऋषभ से डर लग रहा था, फिर भी बहुत हिम्मत कर बोली, मैं आपको सब बताऊंगी पर आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। ऋषभ को गुस्सा तो आ रहा था पर फिर भी उसने हम में जवाब दिया। अवनी अपना सिर नीचे कर बोलना शुरू की, मिस्टर डेविड, सच में मेरे डैड है मैं और वो यूएसए में रहते थे। मेरी मोम नहीं है, इसलिए मेरे डैड ने ही मुझे पाला पोसा था, जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा लगाव उन्हीं से था। सब सही चल रहा था पर एक दिन उन्हें पता चला कि मुझे हैकिंग आती है तो उन्होंने मेरा माइंड वॉश कर दिया। वो मुझे जो भी करने को बोलते मैं बिना कुछ सोचे कर देती थी, पर जब मुझे पता चला कि वो मुझसे जो भी काम करते वो सब गलत काम है तो मैंने उन्हें करने को माना कर दिया। पर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती गलत काम करने लगे। फिर एक दिन मैं किसी तरह से उनसे भागकर इंडिया आ गई। वहां से भागने में मेरी मदद कोमल ने की। मैं यहाँ उनसे चुप कर रहती थी, पर कल के ब्लास्ट के बाद डैड को पता चल गया कि मैं इंडिया में हूं तो वो मुझे वापस लेने आ गए। ऋषभ अवनी की बात सुन बोला, तो तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। अवनी एक मासूम सा फेस बना अपने कान पकड़ बोली, सॉरी, आगे से मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। एपिसोड 44। अवनी पहुंची ऋषभ के घर। कहानी अब तक। पर कल के ब्लास्ट के बाद डैड को पता चल गया कि मैं इंडिया में हूं तो वो मुझे वापस लेने आ गए। ऋषभ अवनी की बात सुन बोला, तो तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। अवनी एक मासूम सा फेस बना अपने कान पकड़ बोली, सॉरी, आगे से मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। अब आगे ऋषभ उसकी मासूमियत पर पिघल गया और उसे अपनी तरफ खींच गले से लगा लिया। कुछ देर बाद सब लोग कुंद्रा प्लेस पहुंचे। विवान ने पहले ही डॉक्टर की टीम बुला रखी थी। डॉक्टर ने अवनी और कोमल को चेक किया, वो दोनों एकदम सही थी। ऋषभ और विवान उन दोनों को प्लेस में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए क्योंकि उन्हें कल दिल्ली जाना था, इसलिए आज ऑफिस के जरूरी काम खत्म करने थे। ऋषभ ने अवनी और कोमल को पैकिंग के लिए बोल दिया था क्योंकि को उन्हें दिल्ली के लिए निकलना है। ऐसे ही पूरा दिन चला गया। रात को ऋषभ और विवान घर आए और कोमल और अवनी के साथ डिनर किया। डिनर कर सब अपने अपने कमरे में चले गए। कोमल भी आज यही रहने वाली थी। नेक्स्ट डे
ऋषभ, अवनी, कोमल, विवान चोरों अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। ऋषभ के बेडरूम में अवनी रेड फ्लोरल गाउन पहनकर कॉलेजेट रूम से बाहर आए। ऋषभ ने जब उसे देखा तो उसमें कहीं खो गया। अवनी उसे ऐसा खोया देख उसके पास आई और चुटकी बजाते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? ऋषभ अवनी की आवाज सुन होश में आया और बोला, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बस एक चीज की कमी है। और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। उसे ढूंढता देख अवनी बोली, आप क्या ढूंढ रहे हैं? ऋषभ बोला, अरे सिंदूर की डिब्बी। अवनी एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रही। ऋषभ ने फट से डिब्बी उठाई और अवनी के पास आया और एकदम पतला सा सिंदूर लगा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब कोई कमी नहीं है। फिर वो भी अपने 3 पीस की टाई को बंधने लगा, पर उससे बंध नहीं रही थी। अवनी उसके पास आई और उसकी टाई ले बंधने लगी। ऋषभ उसे बस एक टक ताड़े जा रहा था। अवनी टाई बांधते हुए बोली, अब आंखों से हे खा जाने का इरादा है क्या? ऋषभ अवनी की बात सुन शकपका गया और इधर उधर देखने लगा। अवनी ने उसकी टाई सही से पहनाई और दोनों हेलीपैड की तरफ चल दिए। जब वो वहां पहुंच तो विवान और कोमल किसी बात पे लड़ रहे थे। ऋषभ और अवनी उनके पास पहुंचे तो पता चला दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि दिल्ली अच्छी है या मुंबई। ऋषभ और एक अवनी उनके लड़ने का टॉपिक सुन सिर पिट लिए और ऋषभ बोला, तुम दोनों अगर अभी के अभी चौपर में नहीं बैठे तो हम तुम दोनों को यही छोड़ देंगे। ऋषभ की बात सुन दोनों दौड़कर जाके चौपर में बैठ गए। ऋषभ और अवनी भी उनके पीछे आके बैठ गए। चौपर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वहां पे ऋषभ का प्लेन खड़ा था। अवनी और कोमल ने जब प्लेन अंदर से देख तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अवनी ऋषभ से पूछी, ये प्लेन सच में आपका है? ऋषभ बोला, नहीं ये हमरा है। इस पर अवनी ब्लश करने लगी। फिर सब बैठ कर दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली में अभी शुभ के 10 बज रहे होंगे कि ऋषभ के घर के बाहर एक BMW आकर रुकी। ऋषभ, विवान, कोमल, अवनी चारों कार से उतरे। अवनी और कोमल ने जब घर देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि अरबों खरबों का मालिक इतने छोटे से घर में रहता है। ऋषभ उसे हैरान होता देख बोला, अंदर चले। फिर चारों अंदर चले गए। जब वो लोग अंदर गए तो सबकी नजर उन पर पड़ी। ऋषभ के मोम देख तो बहुत खुश हुए। गीता जी ऋषभ के पास आई और उसके गाल पर हाथ रख बोली, ऋषभ कितना दुबला हो गया है, तू कुछ खाता पिता नहीं है? ऋषभ उनके हाथ पर अपने हाथ रख बोला, मोम ऐसा नहीं है, पाई में इतना बिजी हो गया था कि खाने पीने का होश ही नहीं रहता था। गीता जी उसके कान खींचते हुए बोली, मैंने तुझे बोला था ना, पहले सेहत है बाद में कुछ। ऋषभ दर्द से कहरते हुए बोला, अच्छा ठीक है मोम, में आगे से याद रखूं, प्लीज कान छोड़ दो। ऋषभ की वोट लगाता देख अवनी, कोमल और विवान तीनों की हंसी छूट गई। उनकी आवाज से गीता जी का ध्यान अब जाके उन 2 लड़कियों पे गया जो ऋषभ और विवान के साथ आई थी। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उनका बेटा किसी लड़की को अपने घर लाया है। जहां तक वो जानती है ऋषभ को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गीता जी ने ऋषभ से धीरे से पूछा, ये दोनों कौन है? ऋषभ कोमल की तरफ इशारा कर बोला, ये कोमल है विवान की गर्लफ्रेंड। पर गीता जी की आंखें तो अवनी पर टिकी थी। वो बोली, और ये? ऋषभ बोला, ये उसकी और हमारी दोस्त है अवनी। गीता जी धीरे से बोली, बस दोस्त है बेटा, देख तो कितनी सुंदर है, मुझे तो लग रहा है तेरी गर्लफ्रेंड है। ऋषभ अपनी माँ के मुंह से ये सब सुन बोला, मोम तुम क्या बोल रही हो? वो बस हमारी दोस्त है, बाकी कुछ नहीं। गीता जी ने आगे कुछ नहीं बोला और कोमल और अवनी के पास गई। दोनों ने उनके पैर छुए। गीता जी ने आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा आप लोगों का नाम क्या है? इस पर बगल में खड़ा विवान कोमल की तरफ इशारा कर बोला, इसका नाम खून पीने वाली पिचनी है, जब देखो मेरा खून चुसती रहती है। कोमल ने उसे घूरा और गीता जी को देख बोली, आंटी मेरा नाम कोमल है और ये मेरी प्यारी दोस्त अवनी। एपिसोड 45, आपकी मर्जी डेड। कहानी अब तक दोनों ने उनके पैर छुए। गीता जी ने आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा आप लोगों का नाम क्या है? इस पर बगल में खड़ा विवान कोमल की तरफ इशारा कर बोला, इसका नाम खून पीने वाली पिचनी है, जब देखो मेरा खून चुसती रहती है। कोमल ने उसे घूरा और गीता जी को देख बोली, आंटी मेरा नाम कोमल है और ये मेरी प्यारी दोस्त अवनी। अब आगे गीता जी ने अवनी और कोमल को सबसे मिलवाया और निशा के रूम में भेज दिया उसे रेडी करने को। ऋषभ और विवान भी ऋषभ के कमरे में आके अपना 3 पीस निकाल कुर्ता पजामा पहन लिया। थोड़ी देर में सब हाल में बैठे हुए थे। ऋषभ, विवान, गीत जी और महेश जी सब लोग लड़के वालों का वेट कर रहे थे। तभी ऋषभ ने महेश जी से पूछा, डेढ़ लड़का करता क्या है? महेश जी बोले, बेटा उनका खुद का बिजनेस है, वो लोग बहुत ही बड़े आदमी है, उन्होंने निशा को कहीं देखा था और निशा उन्हें बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो हमसे रिश्ते की बात करने आना चाहते थे। ऋषभ सोचते हुए बोला, अच्छा नाम क्या है उनका? महेश जी कुछ बोलने ही जा रहे थे कि घर के बाहर 3-4 लग्जरी गाड़ियां आके रुकी। महेश जी गाड़ियां देख दौड़कर गेट पर उनका वेलकम करने गए।
उनके पीछे 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 विवान और ऋषभ भी गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो मिस्टर वालिया को देख हैरान रह गए। विवान बोला, मतलब अंकल मिस्टर वालिया के बेटे ध्रुव वालिया की बात कर रहे थे। ऋषभ भी इस बात से हैरान था कि इतने बड़े लोग उसकी बहन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मिस्टर वालिया को ये नहीं पता था कि ये ऋषभ की फैमिली है। महेश जी मिसेज वालिया और ध्रुव को अंदर लाकर सबको सोफे पर बैठा दिया। इस वक्त मिस्टर वालिया अंदर नहीं आए थे, वो किसी से कुछ बात करने के लिए बाहर ही रुक गए थे और उन्होंने अभी तक ऋषभ को नहीं देखा था। गीता जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। महेश जी ने ऋषभ के बारे में बताया और विवान को तो सब जानते ही थे। दोनों माँ बेटे थोड़ा हैरान तो थे कि विवान यहाँ कैसे, पर कुछ बोले नहीं। ऋषभ लड़के से कुछ न कुछ सवाल पूछे जा रहा था, वही ध्रुव बड़ी आसानी से जवाब दे रहा था। तभी मिस्टर वालिया अंदर आए और सोफे पर बैठते हुए बोले, माफ कर दीजिएगा महेश जी, थोड़ा कुछ जरूरी काम था। बोलते बोलते उनकी नजर ऋषभ पर गई और वो तुरंत खड़े हो गए। वो तेज आवाज में बोले, सर आप यहाँ कैसे? सब ये देख हैरान थे, इतना बड़ा आदमी ऋषभ को सर क्यों बोला रहा है। ऋषभ ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया, जो कि मिस्टर वालिया समझ गए और बात सही करते हुए विवान की तरफ इशारा करते हुए बोले, सर आप यहाँ कैसे? पहले तो सबको लगा था कि मिस्टर वालिया ऋषभ की बात कर रहे हैं, फिर जब उन्होंने मिस्टर वालिया को विवान की तरफ इशारा करते हुए देखा तो फिर उन्हें लगा ये नॉर्मल है कि विवान को यहाँ देख सब हैरान हो जाए। महेश जी बोले, अरे वालिया जी ये है हमार बेटा ऋषभ, वो विवान इसका दोस्त है इसलिए ये भी यहाँ है। मिस्टर वालिया जी आगे कुछ नहीं बोले और सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद निशा को अवनी और कोमल लेकर आए और सबके सामने बैठा दिया। सबने निशा से कुछ बातें की। ऋषभ ने भी ध्रुव से बहुत कुछ पूछा और ध्रुव भी बड़ा कॉन्फिडेंट होकर अपने आंसर दे रहा था। मिस्टर वालिया की तो हालात खराब हो रही थी ऋषभ के सवालों से। वो बस ये सोच रहे थे अगर ध्रुव ने कोई गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा। बातचीत होने के बाद मिस्टर वालिया ने जाने की परमिशन ली। सब उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आए। वालिया फैमिली की तरफ से ये रिश्ता मंजूर था, पर ऋषभ की फैमिली ने अभी तक हाँ नहीं बोली थी। उन लोगों के जाने के बाद सब लोग हाल में बैठे थे, ऋषभ, अवनी, कोमल, विवान, गीता जी, निशा, महेश। महेश जी ने ऋषभ और विवान से पूछा, लड़का कैसा है, फैमिली कैसी है इनकी? ऋषभ और विवान को तो पहले ही वालिया जी के बारे में सब कुछ पता था। ऋषभ बोला, लड़का बहुत अच्छा है, उसमें आगे बढ़ने की चाह है, वो आज नहीं तो कल अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाएगा। फिर विवान बोला, हाँ अंकल जी, मैं मिस्टर वालिया और उनकी फैमिली को पर्सनली जानता हूँ, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारी निशा के लिए ध्रुव बहुत अच्छा रहेगा। महेश जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने बगल में बैठी निशा के सर पर हाथ रख पूछा, बेटा तुम्हें कैसा लगा लड़का? निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ध्रुव बहुत हैंडसम था इसलिए निशा को भी ध्रुव पसंद आया, पर वो अपने डेट के सामने कैसे बोल सकती है। वो बोली, अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो मेरे लिए भी सही है। इस पर गीता जी खुश होते हुए बोली, देखा मैंने कहा था निशा मना नहीं करेगी, चलो भगवान का शुक्र है इसे कोई लड़का पसंद तो आया। महेश जी ने निशा से दोबारा पूछा, बेटा तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दूं? निशा बोली, आपकी मर्जी डेड, और वो वहां से उठी और चली गई। उसे जाता देख सबको लगा निशा को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर अवनी और कोमल ने उसे ब्लश करते देख लिया था। असल में निशा वहां से उठकर इसलिए गई क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। उसके जाने के बाद महेश जी ने गीता जी से उदास होते हुए बोला, लगत है उसे अभी शादी करने का मन नहीं है। गीता जी कुछ बोलने ही वाली थी कि अवनी उनके पास आई और कान में कुछ बोलने लगी। गीता जी सब सुन खुश हो गई और हंसते हुए बोली, अरे आप गलत समझ रहे हो, वो यहां से उठकर इसलिए गई है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। महेश जी सुन के खुश हुए और बोले, मतलब उसे इस रिश्ते से कोई देत नहीं है। फिर महेश जी उठे और घर में बने मंदिर के सामने हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना कर बोले, अपने मेरी एक बेटी तो छीन ली, मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी दूसरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। दूसरी बेटी का जिक्र सुन ऋषभ और गीता जी उदास हो गए। वही कोमल और अवनी को समझ नहीं आ रहा था ऋषभ की एक और बहन थी। दोनों ने विवान की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो ये क्या चल रहा है। विवान ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और ऋषभ के कंधे पर हाथ रख बोला, ऋषु जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, चल हमें वापस भी चलना है, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। एपिसोड 46 फ्लैशबैक पार्ट 1 कहानी अब तक। फिर महेश जी उठे और घर में बने मंदिर के सामने हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना कर बोले, अपने मेरी एक बेटी तो छीन ली, मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी दूसरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। दूसरी बेटी का जिक्र सुन ऋषभ और गीता जी उदास हो गए। वही कोमल और अवनी को समझ नहीं आ रहा था ऋषभ की एक और बहन थी। दोनों ने विवान की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो ये क्या चल रहा है। विवान ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और ऋषभ के कंधे पर हाथ रख बोला,
ऋषु जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा, होने को कोई नहीं टाल सकता है, चल हमें वापस भी चलना है, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। अब आगे। ऋषभ ने भी है में सिर हिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद अवनी और कोमल विवान के पास आए और बोले, सब किसकी बात कर रहे थे, ऋषभ की एक और बहन है क्या? विवान उन्हें चुप कराते हुए बोला, छत पे चलो मैं सब बताता हूँ। थोड़ी देर बाद छत पर अवनी ने पूछा, अब बोलोगे भी? विवान ने बोलना शुरू किया, ऋषभ की एक और बड़ी बहन थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अवनी बोला, क्या हुआ था उनके साथ? विवान बोला, ऋषभ की वजह से उनका मर्डर हुआ था। अवनी बोली, पर कैसे? ऋषभ ने ऐसा क्या कर दिया? विवान बोला, असल में ऋषभ अपनी असल आइडेंटिटी हमेशा से छुपाकर रखता था, पर रजनी को पता चल गया था, इसलिए उनकी जान गई। अवनी बोली, थोड़ा और अच्छे से बताओगे? विवान बोला, ठीक है तो सुनो। फ्लैशबैक। ऋषभ जब 10 साल का था तब उसने सबसे छुपकर अपने एक दोस्त रितेश के साथ एक ई कॉमर्स कंपनी खोली, जो कि बहुत अच्छी चली। फिर कुछ सालों में ही ऋषभ ने उसे इंडिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बना दी। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये कंपनी का असली मालिक कोई और था, सब बस यही जानते थे कि ये कंपनी रिश्ते की है। पर रितेश को ही ये बात पता थी कि कंपनी के 80% शेयर्स का मालिक ऋषभ है। रितेश के पास बस 10% शेयर्स थे, इस बात से रिश्ते हमेशा जलता था। एक दिन रिश्ते ने लालच में आकर ऋषभ को मारने का प्लान बनाया, पर उसकी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी थी। ऋषभ की सबसे बड़ी बहन रजनी जो 21 साल की थी, वो एक दिन इंटरव्यू के लिए ऋषभ की कंपनी में आ जाती है। उस वक्त ऋषभ ऑफिस में ही होता है। ऋषभ की बहन जो इंटरव्यू देके वापस जा रही थी, तभी उसे सामने ऋषभ को देखा जो रितेश को कुछ समझते हुए आ रहा था, और रितेश सिर झुका के उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी ऋषभ की नज़र उसकी बड़ी बहन पर पड़ी जो उसे ही घूर रही थी। वो डर के वहां से भागने लगता, तभी उसकी बहन उसे कॉलर को पीछे से पकड़ लिया और ऋषभ न चाहते हुए भी रुक जाता है और वापस मुड़ के रजनी की तरफ देखा और अपने दांत दिखा दिया। रितेश किसी लड़की को ऋषभ का कॉलर पकड़ता देख जोर से उसे डांटता हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच माई बॉस। उसकी आवाज सुन के रजनी ऋषभ का कॉलर छोड़ देती है और रितेश की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, ओह हेलो मिस्टर, हु द हेल आर यू, डू यू नो ही इज माई ब्रदर। और ये बॉस बॉस क्या लगा रखा है? रितेश ब्रदर सुन के सन पड़ जाता है और ऋषभ की तरफ देखता है तो ऋषभ एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देता है। रितेश वापस से रजनी की तरफ देख बोलता है, सॉरी मिस पार, आप बॉस को यहाँ ऐसे ही कॉलर से पकड़ नहीं सकती। रजनी उसकी बात पे सहमत होती है और कुछ भी नहीं कहती, फिर ऋषभ की तरफ देखती है। अब तक ऋषभ रितेश को देखकर हंस रहा था, अचानक से एकदम मासूम सा फेस बना के रजनी की तरफ देख के बोला, दी मैं आपको कुछ बताऊंगा, पहले आप चलिए मेरे साथ। रजनी कुछ सोचती है और साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोग ऋषभ के ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी रितेश एक ट्रे में 3 कॉफी लेकर आता है और टेबल पर रख देता है और ऋषभ के बगल में बैठ जाता है। रितेश एक कॉफी अपने हाथ में लेकर थोड़ा गंभीर भाव से बोलता है। रजनी एक टक उसे घूर रही थी। ऋषभ बोला, मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आप किसी को नहीं कहेगी। वो आगे कहता है, दी ये कंपनी मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। इतना सुनते ही रजनी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकदम से शौक में चली जाती है, वही ये कंपनी मेरी है। ये सुनते ही रितेश को बहुत गुस्सा आता, पर फिर भी वो ऋषभ के सामने अपने आप को कंट्रोल करता है और मन में कहता है, बस कल के बाद नहीं रहेगी, ये कंपनी तुम्हारी है। रजनी जब कुछ देर तक कुछ नहीं बोलती तब ऋषभ एक हाथ से हिलाता है और जोर से कहता है, दीदी। रजनी ऋषभ की आवाज सुन के होश में आती है और हकलाते हुए पूछती है, ऋषभ क्या ये सच में ये ट्रेडिंग कॉम तेरी कंपनी है? ऋषभ हमें सिर हिला देता है। रजनी अपने हाथ अपने मुंह पर रखकर बोलती है, सच में तुम इस कंपनी के मालिक हो? और वो खुशी से ऋषभ को जोर से हक करती है और कहती है, ऋषभ मुझे गर्व है कि तू मेरा भाई है। आप सोच रहे होंगे कि रजनी इतनी खुश क्यों है, क्योंकि रजनी बचपन से चाहती थी कि उसका भाई की बहुत बड़ी कंपनी हो और वो हमेशा बड़े रूप से सबको अपने भाई के बारे में बता सके। ऋषभ कुछ देर तक उसके गले लगे रहता है, फिर धीरे से कहता है, दी मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। एपिसोड 47 रजनी हुई गिरनेप कहानी। अब तक ऋषभ हाँ में सिर हिला देता है। रजनी अपने हाथ अपने मुंह पर रखकर बोलती है, सच में तुम इस कंपनी के मालिक हो? और वो खुशी से ऋषभ को जोर से हक करती है और कहती है, ऋषभ मुझे गर्व है कि तू मेरा भाई है। आप सोच रहे होंगे कि रजनी इतनी खुश क्यों है, क्योंकि रजनी बचपन से चाहती थी कि उसका भाई की बहुत बड़ी कंपनी हो और वो हमेशा बड़े रूप से सबको अपने भाई के बारे में बता सके। ऋषभ कुछ देर तक उसके गले लगे रहत है, फिर धीरे से कहता है, दी मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। अब आगे रजनी फटाफट उसको छोड़ती है और कुछ सोचते हुए पूछा, पर कैसे? ऋषभ उसे रितेश से मिलने से लेकर आज तक की सारी बातें बताता है।
बात सुनने के बाद रजनी उसके गालों को खींचते हुए बोलती है, तुझे नहीं पता पापा मम्मी ये जान के कितने खुश होंगे कि तूने अपने दम पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। आय। ऋषभ रजनी का दोनों हाथ पकड़ बड़े प्यार से बोला, दीदी अभी आप किसी को कुछ नहीं बताओगी? रजनी ना समझी में उससे पूछती है, पर क्यों? आय। ऋषभ आगे कहता है, दी में मोम डेट को सरप्राइज दूं तब तक आप कुछ भी किसी से नहीं कहोगी, प्रेमी से करो। आय। रजनी सोचते हुए ठीक है बोलती है और प्रॉमिस करती है। ऋषभ रितेश से मिलवाता है और थोड़ी देर बात करके ऋषभ अपनी बहन के साथ घर चला जाता है। आय। अगले दिन रजनी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है क्योंकि ऋषभ की कंपनी में उसे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिली होती हो। वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस की तरफ चली जाती है। आय। वो ऑफिस में रितेश से मिलती है और आज का सारा शेला बताती है जो कि उसके पुराने पाने मेल कर दिया होता है। रितेश शेला सुन के आज अपने प्लेन को अंजाम देने के बारे में सोचता है। आय कि ऋषभ से डायरेक्ट कंपनी अपने नाम करना मुश्किल है, क्यों ना उसकी बहन के जरिए अपने नाम कराई जाए। और अपने दिमाग में एक प्लेन रेडी करता है और रजनी से कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन है और आज तुम मेरे साथ मीटिंग में चलो और देखो कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं। आय। रजनी ऑक बॉस बोल के अपनी कैबिन में चली जाती है। वही रितेश किसी को कॉल करके अपना सारा प्लान समझाता है। फोन काट के एक डेविल स्माइल करता है। कुछ देर बाद रजनी और रितेश मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। आय। रास्ते में रितेश रजनी को जबरदस्ती क्लोरोफॉर्म सुगंध देता है। उसे बेहोशी की हालत में एक खंडर इमारत में ले जाके उसे एक चेयर से बंध देता है। आय। और ऋषभ को फोन करता है। इन सब से अनजान ऋषभ अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मजे मस्ती में बिजी था। तभी ऋषभ की वॉच वाइब्रेट होती है। पहले तो वो इग्नोर करता है, फिर कुछ सोचकर अपने बैग से चोरी से अपना फोन लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वह जाके देखता है रितेश की बहुत सारी मिस कॉल है। वो इतनी मिस कॉल देखकर तुरंत ही उसे कॉल करने जाता है। तभी रितेश का फिर से कॉल आता है। आय। ऋषभ कुछ बोल पता उसे पहले है। उधर से रितेश घबराए आवाज में बोल, ऋषभ वो तुम्हारी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है और 50 लाख मांग रहा है। ऋषभ ये सुनते हैं शोक में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आके गुस्से और डरे भाव से बोला, वो तो ऑफिस गई थी, फिर किडनैप कैसे हो गई? आय। रितेश घबराए आवाज में बोलता है, ऋषभ मैं उसके साथ मीटिंग में जा रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने हम पे अटैक कर दिया और मुझे बेहोश करके तुम्हारी बहन को उठा के ले गए। आय। मैं जब होश में आया तब मेरे फोन में एक अननोन नामे एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोल तो उसमें लिखा था, अगर लड़की चाहिए तो इस पाते पर 50 लाख लेकर आ जान। पुलिस को खबर करने की कोशिश भी मत करना वरना लड़की बहुत सुंदर है। आय। ऋषभ रितेश की बात सुन के उसकी उंगली उसके फोन पर कस जाती है और रितेश से कहता है, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं 50 लाख लेकर जाता हूँ। उधर से रितेश कहता है, ऋषभ तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चालूंगा, तुम रुको, मैं तुम्हें स्कूल से पिक करता हूँ। आय। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और फोन कट कर दिया। उसके बाद वो क्लास में आया और चुपचाप अपना बैग लिया और बाहर की तरफ चल दिया। ऋषभ के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव थे जिसकी वजह से उसके दोस्तों ने उससे कुछ नहीं पूछा। आया। ऋषभ सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में गया और उनको बता के स्कूल से बाहर चला गया। ये स्कूल ऋषभ का ही था पर यह बात सिर्फ प्रिंसिपल और टीचर को ही पता थी। वो स्कूल से बाहर आया तो रितेश पहले से वहां खड़ा था। ऋषभ उसकी गाड़ी में बैठे गया, दोनों उस एड्रेस की तरफ निकल पड़े। ऋषभ ने रितेश से कई बार बोला पुलिस को इन्फॉर्म करने को, पर रितेश कुछ ना कुछ बहाने बना देता। ऋषभ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी पर उसे अभी अपनी बहन की फिक्र थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। आय। थोड़ी देर बाद वो भी उसी खंड इमारत के सामने खड़े थे। ऋषभ और रितेश अंदर गए। अंदर बहुत सारे आदमी ऑटोमेटिक गन लेकर खड़े थे। ऋषभ तो उन्हें डर सा गया पर उसने रितेश को देखा जो एकदम चिल लग रहा था। ऋषभ मन में बोला, ये इतना चिल कैसे है? वो लोग अंदर आ चुके थे। ऋषभ की नजर जैसे ही सामने बेहोश पड़ी उसकी बहन पर गई। वो दौड़कर उसके पास जाने लगा। वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया और वो वही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद ऋषभ को होश आया तो उसे अपने सिर में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी उसने अपने दर्द को इग्नोर कर रजनी को ढूंढने लगा, पर वह सिर्फ अंधेर था क्योंकि शायद ऋषभ एक कमरे में बंद था। तभी उस कमरे का गेट खुला और कुछ लोग अंदर आए। ऋषभ उनको देख चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? उन सभी में से एक आदमी बोला, जल्द ही पता चल जाएगा ऋषभ।
एल 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 एल। ऋषभ उसकी आवाज सुन हैरान हो बोला, रितेश तुम आय आय आय। तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे बंद क्यों रखा है और मेरी बहन कहाँ है? तभी उस कमरे की लाइट जल गई। तेज रोशनी की वजह से ऋषभ की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर में जब उसने आंखें खोली तो रितेश सामने बैठा डेविल स्माइल कर रहा था। ऋषभ को अब गुस्सा आ रहा था। वो बोला, ये क्या कर रहे हो रितेश, तुम चाहते क्या हो? रितेश ऋषभ की तरफ झुका और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे 90% शेयर्स चाहिए। और कुछ नहीं। ऋषभ को अब सब खेल समझ आ गया था कि कैसे उसकी बहन गिरनेप हुई, कैसे रितेश उसे यहां लगा। ऋषभ बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, अगर मैं तुम्हारे नाम ना करूं तो एल 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 एल। ऋषभ की बात सुन रितेश को गुस्सा आ गया। वो उसके जबड़े पकड़ते हुए बोला, तू मेरे नाम करेगा, पता है क्यों करेगा? रितेश ने एक आदमी को एक इशारा किया। वो आदमी रजनी को लेकर उस रूम में आया। रजनी की हालत बहुत खराब थी, उसे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। रजनी इस वक्त होश में थी। वो उस आदमी के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी। एपिसोड 48 रजनी की मौत। कहानी अब तक। रितेश ऋषभ की तरफ झुका और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे 90% शेयर्स चाहिए। और कुछ नहीं। ऋषभ को अब सब खेल समझ आ गया था कि कैसे उसकी बहन गिरनेप हुई, कैसे रितेश उसे यहां लगा। ऋषभ बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, अगर मैं तुम्हारे नाम ना करूं तो। ऋषभ की बात सुन रितेश को गुस्सा आ गया। वो उसके जबड़े पकड़ते हुए बोला, तू मेरे नाम करेगा, पता है क्यों करेगा? रितेश ने एक आदमी को एक इशारा किया। वो आदमी रजनी को लेकर उस रूम में आया। रजनी की हालत बहुत खराब थी, उसे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। रजनी इस वक्त होश में थी। वो उस आदमी के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी। अब आगे अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर ऋषभ रितेश को गुस्से से बोला, देख रितेश, तू जो कर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू जानता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? रितेश ऋषभ की बात सुन हंसते हुए बोला, ऋषभ तुझे जो करना है कर लियो, पहले इस पेपर पर साइन कर। रितेश ने एक पेपर उसके सामने कर दिया। ऋषभ ने उस पेपर को देखा और बोला, अगर मैंने इस पेपर पर साइन कर दिया तो क्या गारंटी है मेरी बहन यहां से सही सलामत निकल जाएगी? रितेश बोला, मैं जबान का पक्का हूं ऋषभ, ये बात तू भी जानता है। ऋषभ एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, हाँ वो तो जानता हूं, तू कितना जबान का पक्का है। मेरे हाथ खोल, मैं साइन करता हूं। रितेश ने एक आदमी को इशारा किया और उसने ऋतब का हाथ खोल दिया। ऋषभ ने पेन लिया और साइन करने वाला ही था कि उसकी बहन चिल्लाते हुए बोली, ऋषु साइन मत करना, अगर तूने साइन कर दिया तो ये लोग तुझे जिंदा नहीं एल। तभी रजनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। ऋषभ अपनी जगह से भागकर उसके पास जाने लगा। तभी रितेश के अदमियों ने उस पे गन तान दी। ऋषभ वहीं रुक गया और रितेश को गुस्से से देखने लगा। रितेश पेपर लेकर उसके पास आया और बोला, इस पे साइन कर और इसे यहां से ले जा। ऋषभ गुस्से में बोला, मैं नहीं करूंगा साइन, पहले रजनी को छोड़। अब रितेश इरिटेट होते हुए बोला, अगर तूने अभी के अभी इस पे साइन नहीं किया तो तेरी बहन बहुत ही खूबसूरत है, मेरे आदमी यही इसके साथ सुहागरात मनाने लगेंगे। ऋषभ को रितेश की बात सुन बहुत गुस्सा और घिन दोनों आ रही थी। वो मन में सोच रहा था, मैंने कैसे इंसान पर भरोसा किया है एल। ऋषभ फिर से साइन करने लगा। इस बार फिर से रजनी कुछ बोलने ही वाली थी कि रितेश के आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया। ऋषभ ने सारे पेपर साइन कर रितेश को दे बोला, अब तो मेरी बहन को जाने दो एल। रितेश पेपर चेक कर डेविल स्माइल के साथ बोला, जाने तो देगे, पहले कुछ मजे तो ले लिए जाए। रितेश की बात सुन ऋषभ ने उसका कॉलर पकड़ बोला, तुझे जो चाहिए था मिल गया ना, अब उसे जाने दे। रितेश अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, सब कुछ नहीं मिला ना, अभी ये बाकी है। रितेश ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसने रजनी को घसीटते हुए एक कमरे में ले गया। ऋषभ हाथ जोड़ बोला, रितेश प्लीज उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? पर रितेश ने उसकी एक नहीं सुनी और एक आदमी को कुछ इशारा किया। उसने ऋषभ को पकड़ के उसी कमरे में ले गए और एक चेयर पर बांध दिया। रजनी बेसुध सी हालत में बेड पर पड़ी थी। उसे एक ड्रग दिया था जिससे वो होश में नहीं थी। तभी रितेश कमरे में आया और रजनी के पास गया। ऋषभ उससे भीख मांगता रहा पर रितेश पे आज भूत सवार था। उसने ऋषभ ने सामने ही उसकी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ऋषभ रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा पर रितेश को कोई असर नहीं हुआ। सब कुछ करने के बाद रितेश एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल देकर वॉशरूम में चला गया। ऋषभ लाचारी में बस रोता रहा। तभी रजनी को हल्का सा होश आया। उसे अपने पूरे बदन में बेहिसाब दर्द हो रहा था पर इस वक्त उसे अपनी नहीं ऋषभ की फिक्र थी। वो बेड से उठी और अपने कपड़े पहने और लड़खड़ाते हुए ऋषभ के पास पहुंची और उसके हाथ पैर खोलने लगी। ऋषभ अपनी बहन की हालत देख और रोने लगा। रजनी ने जैसे ही उसके हाथ पैर खोले ऋषभ उसके गले लग गया और बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
रजनी ने उसे अपने से दूर किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, अभी यहां से भागना जरूरी है, और उसका हाथ पकड़ बाहर जाने लगी। उसने जैसे ही गेट खोल तो सामने कोई नहीं था। दोनों किसी तरह से वहां से बाहर आए तो वहां एक ब्लैक BMW थी। ऋषभ जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, पर जैसे ही रजनी पैसेंजर सीट पर बैठने वाली थी किसी ने पीछे से उसे गोली मार दी। ऋषभ गोली की आवाज सुन दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाकर कार में बैठाने लगा, पर रजनी ने उसे वहीं रोक दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, ऋषभ तू जा, मैं अब नहीं बच सकती और इस दाग के साथ जिंदगी जीना मुश्किल है, इससे बढ़िया मैं मर ही जाऊं। ऋषभ रोते हुए बोला, दीदी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम बच जाओगी। रजनी उसका हाथ और जोर से पकड़ बोली, जिद छोड़ और जा यहां से, और मुझसे एक प्रॉमिस कर, इस जैसे दरिंदों को तू इनकी किए की सजा जरूर देगा। ऋषभ बोला, दी इनको मैं खुद सजा दूंगा, पहले हमें हॉस्पिटल चलना है। तभी रजनी की बॉडी ढीली पड़ गई। ऋषभ उसे गोद में ले रोने लगा और बोला, दी मेरा वादा है आपसे, इन कमीनों को मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा। तभी वह रितेश और उसके आदमी दौड़कर आते दिखाई दिया। ऋषभ ने अपनी बहन को एक बार देख और कार में बैठ भागने लगा। उसे भागता देख रितेश चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उसे और मार डालो, अगर वो जिंदा बचा तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद एक सुनसान सड़क पर ऋषभ अपनी कार बहुत तेजी से भागा रहा था। वही रितेश के आदमी उसके पीछे पड़े थे। तभी उनमें से एक आदमी ने ऋषभ की कार के टायर पर गोली चला दी, जिससे ऋषभ की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी कार कई सारी पाल्टी खाते हुए एक जगह जाकर रुक गई। रितेश के आदमी ऋषभ की कार के पास आए और उसकी नब्ज चेक की तो उन्हें लगा ऋषभ मर चुका है। वो सब वापस से अपनी कार में बैठकर निकल गए, पर ऋषभ ने अपनी सांसें रोक रखी थी। उनके जाते ही वो किसी तरह कार से बाहर निकला और आसपास किसी को ढूंढने लगा, और उस दिन किस्मत से मैं भी उसी रास्ते से घर जा रहा था। तब मुझे वहां पर ऋषभ आधमरी हालत में मिला। मैं उसे अपने घर ले आया और उसका इलाज किया। कुछ देर बाद ऋषभ जब पूरी तरह से होश में आया तो सबसे पहली दीदी चिल्लाने लगा। मैंने उसे किसी तरह शांत किया और उससे पूछा क्या हुआ था उसके साथ। ऋषभ ने मुझे सब कुछ बताया। सब जानने के बाद मेरी आंखों से खुद आंसू आने लगे। मैंने बोला, तुम पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करो। ऋषभ ने मना किया और मेरा फोन मांगा और अपनी जेब से एक कार्ड निकाल एक माफिया को फोन कर दिया। एल प्रेजेंट विवान उन दोनों को सब बता ही रहा था कि पीछे से ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, तू क्या कर रहा है, तुझे मना किया था ना कि इस बारे में बात नहीं करनी है। तीनों उसकी आवाज सुन डर गए। एपिसोड 49 मुंबई वापसी कहानी। अब तक मैं उसे अपने घर ले आया और उसका इलाज किया। कुछ देर बाद ऋषभ जब पूरी तरह से होश में आया तो सबसे पहली दीदी चिल्लाने लगा। मैंने उसे किसी तरह शांत किया और उससे पूछा क्या हुआ था उसके साथ। ऋषभ ने मुझे सब कुछ बताया। सब जानने के बाद मेरी आंखों से खुद आंसू आने लगे। मैंने बोला, तुम पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करो। ऋषभ ने मना किया और मेरा फोन मांगा और अपनी जेब से एक कार्ड निकाल एक माफिया को फोन कर दिया। प्रेजेंट विवान उन दोनों को सब बता ही रहा था कि पीछे से ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, तू क्या कर रहा है, तुझे मना किया था न कि इस बारे में बात नहीं करनी है। तीनों उसकी आवाज सुन डर गए। अब आगे तीनों ने ऋषभ की तरफ देखा जो उन्हें घूर रहा था। ऋषभ तीनों के पास आया और बोला, चलो चलने का वक्त हो गया है। अवनी और कोमल तो दौड़ते हुए नीचे चले गए। वही जब विवान जाने को हुआ तो ऋषभ ने उसे रोक लिया और बोला, तुझे मना किया था न कि इस बारे में तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। विवान ऋषभ की आंखों में आंखें डाल बोला, वो कोई और नहीं तेरी पत्नी है और उसका पूरा हक बनता है तेरे बारे में सब कुछ जानने का। ऋषभ को विवना की बात सही लगी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, बता दियो उसे सब कुछ। अब चलते हैं, जाने को लेट हो रहा है। दोनों जब नीचे पहुंचे तो सब उनका वेट कर रहे थे। ऋषभ सबके पास जा बोला, मोम डेड में वापस जा रहा था। गीता जी खड़ी होते हुए बोली, बेटा कुछ दिन रुक नहीं सकते। ऋषभ उसका हाथ पकड़ बोला, मोम में 1-1.5 महीने में आ ही जाओगा। गीता जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। राकेश जी भी सोफे से खड़े हुए और ऋषभ को उसका ध्यान रखने को बोला। फिर चोरों ने गीता जी और राकेश जी का आशीर्वाद लिया और निशा के पास गए और एक एक कर निशा को हक करने लगे। जब अवनी ने निशा को हक किया तो निशा ने धीरे से बोला, भाभी ऋषभ का ख्याल रखना। अवनी निशा की बात सुन एकदम शॉक्ड हो गई और सोचने लगी उसे कैसे पता कि ऋषभ और उसकी शादी हो गई। निशा अवनी को इतना शॉक्ड देख कान में बोली, भाभी आप इतना मत सोचिए, कुछ दिन में आपको सब पता चल जाएगा। अवनी होश में आई और हाँ में सिर हिलाया। चारों वहां से विवान की कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। बीच में ही ऋषभ के बॉडीगार्ड की गाड़ियों ने उन्हें कवर कर लिया। प्लेन में अवनी कोमल एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। वही ऋषभ विवान कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तभी अवनी को कुछ याद आया और वो विवान देख बोली, विवान तुमने आज कोमल को खून पीने वाली पिचनी क्यों बोला।
विवान अवनी को देख बोला, अरे अवनी मैं क्या बताऊं, अपनी दोस्त से ही पूछ लो मैं उसे ऐसा क्यों बोला। अवनी ने कोमल को सवालिया नजरों से देखने लगी। कोमल अपनी नजरें चुराने लगी और बोली, मुझे ऐसा क्या देख रही है, मुझे नहीं पता वो मुझे ऐसा क्यों बोला। अवनी कोमल को घूरते हुए धीरे से बोली, मुझे पता है तू कुछ छुपा रही है, अब बता क्या बात है। कोमल उससे धीरे से बोली, मैं बाद में बताऊं प्लीज। अवनी ने सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है कल कॉल्स में जरूर बताएगी। कोमल ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम 4 बजे 4 वापस से मुंबई आ चुके थे। ऋषभ अवनी चोपर से कुंद्रा पैलेस के लिए निकल गए। विवान कोमल को छोड़ने के लिए उसके साथ घर गया। कुंद्रा पैलेस में अवनी और ऋषभ दोनों पैलेस में आए और अपने कमरे में चले गए। ऋषभ कमरे में आ सीधे कोलजेट की तरफ चल गया और एक लोअर टी शर्ट पहन वापस आया और सोफे पर बैठ अपना लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगा। अवनी भी फ्रेश हो अपनी नाइट ड्रेस पहन ली और ऋषभ के पास जा बोली, आप स्नैक्स खाएंगे। ऋषभ ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अवनी कमरे से बाहर आई और किचन की तरफ चली गई। अवनी के जाते ही ऋषभ का फोन बजा। ऋषभ ने एक बार फोन को देखा और फोन पिक कर लिया। उधर से विवान बोला, ऋषु हमें कल दुबई जाना होगा, हमारे हथियारों को दुबई गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है। ऋषभ ने बड़े संत भाव से बोला, ठीक है हम कल चलेंगे, सीक्रेट सिस्टम के लोगों को बोल दो दुबई के सारे काले चिट्ठे मुझे कल मॉर्निंग तक चाहिए। विवान एक स्माइल के साथ बोला, हो जाएगा बॉस। फिर कुछ याद आते हुए बोला, मल्होत्रास का क्या करना है। ऋषभ ने सानत भाव से ही बोला, उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर है, जैसे ही उनकी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाए जो सबके साथ होता है उनके साथ भी वही होगा। विवान समझ गया कि ऋषभ के कहने का क्या मतलब है। उसने ठीक है बोलकर फोन काट दिया। ऋषभ भी अपने लैपटॉप में दोबारा काम करने लगा। थोड़ी देर बाद अवनी कुछ स्नैक्स लेकर आई और दोनों ने स्नैक्स खाया। फिर ऋषभ उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया और अवनी भी अपने लैपटॉप लेकर बैठ गई। काम करते करते 7 बज चुके थे। ऋषभ जब वापस अपने कमरे में आया तो देखा अवनी साफे पर ही सो गई है। ऋषभ कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उसे उठाते हुए और बोला, स्वीट हार्ट खाना खा लो फिर सो जाना। अवनी भी चुपचाप उठ गई। थोड़ी ही देर में एक मैड खाना लेकर आए और दोनों अपना डिनर करके एक दूसरे को बाहों में भर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ की जल्दी उठ गया। उसने देखा अवनी उसे कसकर पकड़कर सोई है। ऋषभ ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अवनी नींद में ही कसमसाने लगी। एपिसोड 50 ऋषभ गया दुबई। कहानी अब तक ऋषभ जब वापस अपने कमरे में आया तो देखा अवनी साफे पर ही सो गई है। ऋषभ कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उसे उठाते हुए और बोला, स्वीट हार्ट खाना खा लो फिर सो जाना। अवनी भी चुपचाप उठ गई। थोड़ी ही देर में एक मैड खाना लेकर आई और दोनों अपना डिनर करके एक दूसरे को बाहों में भर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ की जल्दी उठ गया। उसने देखा अवनी उसे कसकर पकड़ कर सोई है। ऋषभ ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अवनी नींद में ही कसमसाने लगी। अब आगे थोड़ी देर बाद ऋषभ ने अवनी को छोड़ा और उठकर कोलजेट की तरफ चला गया। ऋषभ ने अपने जिम वेयर पहना और जिम में चला गया। 1 घंटे बाद जब वो जिम से आया तो देखा अवनी अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। ऋषभ अवनी के पास गया और उसके ब्लैंकेट को खींचने लगा, पर अवनी ने ब्लैंकेट को इतनी जोर से पकड़ा था कि जैसे वो उसका सुरक्षा कवच हो। ऋषभ उससे उठाते उठाते हुए परेशान हो गया। ऋषभ इरिटेट होकर उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में पटक दिया। अवनी पानी में गिरते ही उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें उठा रहा था पर तुम उठने को रेडी ही नहीं, तो हार मान के मुझे यही कदम उठाना पड़ा। अवनी मासूम का फेस बनाकर बोली, भला इतनी नन्ही मासूम सी जान को कोई ऐसे उठाता है क्या। ऋषभ उससे घूरते हुए ही बोला, कौन सी नन्ही जान। अवनी बोली, मैं और कौन। ऋषभ हंसते हुए बोला, तुम वो भी मासूम स्वीट हार्ट, ये कब हुआ, तुमसे बड़ा शैतान शायद कोई हो भी ना। अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, पर मैं शैतान दुनिया वालों के लिए हूँ, आपके लिए तो मासूम सी बच्ची हूँ। ऋषभ ने हाँ में सिर हिला बोला, अच्छा ठीक है मान लिया। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। ऋषभ अवनी को बाथरूम में छोड़कर वापस अपने रूम में आ गया। उसके जाने के बाद अवनी बाथटब से उठी और फर्श होने लगी। थोड़ी देर में अवनी एक बाथरोब पहनकर रूम आई और कोलजेट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर बैठे कर ब्रेकफास्ट करने लगे। ऋषभ ने ब्रेकफास्ट खाते हुए अवनी से बोला, स्वीट हार्ट मुझे कुछ दिनों के लिए दुबई जाना है, तब तक तुम अगर चाहो तो कोमल के साथ रह सकती हो। पर अब दुबई क्यों जा रहे हैं। ऋषभ बोला, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अवनी बोली, अच्छा ठीक है, पर कोमल के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने बेस पर जाना है, वहाँ कुछ अर्जेंट काम है। ऋषभ ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस हम में जवाब दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा।
दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट करके अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। ऋषभ दुबई के निकल गया और अवनी कॉलेज के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी। अवनी आज भी अपनी रोल्स रॉयस से आई थी, उसके साथ उसकी बॉडीगार्ड कृति भी थी। दोनों जैसे ही अपनी कार से बाहर आई, उन्हें कोमल उनके पास आती हुई दिखाई दी। कोमल अवनी के पास आई और बोली, क्या बात है भाई, आज मैडम इतनी जल्दी कैसे? अवनी स्माइल के साथ, अरे तुझे तो पता है उन्हें जल्दी उठने की आदत है और वो मुझे भी जल्दी उठा देते हैं, तो मैंने सोचा लेट जाने से अच्छा जल्दी ही चल चलो। तभी अवनी को कुछ याद आया और वो सीरियस टोन में बोली, हमें कुछ दिनों के लिए बेस पर रहना होगा। रोहित का मैसेज आया था, बेस में कुछ लोगों ने हमले किए हैं और मुझे जहां तक उम्मीद है ये काम डेड का ही है। कोमल ने भी हाँ में सिर हिला बोली, अवनी तू सही बोल रही है, अंकल के अलावा किसी और को नहीं पता कि क्वीन ऑफ डार्क का बेस कहाँ पर है। अवनी ने हम में जवाब दिया और बोली, चल अभी लेक्चर का टाइम हो रहा है, यहां से हमें सीधा बेस के लिए निकलेंगे। कोमल कुछ सोचते हुए बोली, पर ऋषभ कुछ नहीं बोलेगा अगर तू उसके साथ नहीं रहेगी तो। अवनी ने इसका जवाब दिया, वो और विवान कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बेस पर रहने की परमिशन दे दी है। कोमल बोली, अच्छा उस एक्डू ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कोमल की बात सुन अवनी को कुछ याद आया और वो बोली, विवान से मुझे याद आया तू मुझे कुछ बताने वाली थी। कोमल ना समझी में बोली, मैं क्या बताने वाली थी? अवनी एक आईब्रो अपर कर बोली, तेरे और विवान के झगड़े के बारे में। इस पर अवनी शर्मा गई और बोली, वो तो बस हमारी ऐसे ही लड़ाई हो गई थी। अवनी उसे सारमाता देख समझ गई थी कुछ तो बात है जो कोमल शर्मा रही थी। अवनी बोली, अब मुझे भी नहीं बताएगी कि ऐसा क्या हुआ जो तू इतना शर्मा रही है? कोमल अवनी की बात सुन और शर्माने लगी और बोली, अच्छा अवनी मैं तुझे सब बताऊंगी, पहले हमें लेक्चर में चलना चाहिए वरना शर्मा सिर्फ फिर कुछ ना कुछ बातें सुनाएंगे। इस पर अवनी हंसते हुए बोली, तू भूल रही है कोमल, ये कॉलेज मेरा है और मुझे और मेरी दोस्त को कैसे कोई भी कुछ बोल सकता है? कोमल बोली, अबे मैं तो भूल ही गई थी कि ये कॉलेज तो तेरा है, पर लेक्चर तो हमें अभी भी अटेंड करना पड़ेगा। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।